हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रुचि नागर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। मेरा चैनल का नाम हमारे का है ड्रीम कॉमर्स अचीवर। मैं अभी नई नहीं हूँ तो कई बार कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ, सॉरी फॉर दैट। ओके, हम यहाँ पे आज चैप्टर 2 करेंगे, क्लास 12 चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम नेचर, इसके क्या नेचर हैं। तो नेचर अगर हम बात करें तो सबसे पहला नेचर आता है इसका, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, यानी कि हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सेकंड, ये जनरल गाइडेंस है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रिजिड है, नहीं, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ओके, उसके बाद ये जो प्रिंसिपल्स है ना बच्चे, ये कोई ऐसे ही नहीं बने कि हमारे माइंड में रात को आया और हमने सुबह को अपने प्रिंसिपल्स बना के बिठा दिए, नहीं। ये सालों की प्रैक्टिस है, सालों से ऑब्जर्वेशन किया गया, ये एक्सपेरिमेंट किए गए, इसको ऑब्जर्व किया गया, जब जाके ये हमारे प्रिंसिपल्स बन के तैयार हुए। चौथा, ये फ्लेक्सिबल है, मतलब ये टाइम के हिसाब से चेंज कर देते हैं, जैसे समय बदलता है वैसे ही हमारे प्रिंसिपल्स चेंज हो जाते हैं। लाइक पहले हम लोग पेपर वर्क करते थे, ज़्यादा हमारा पेपर वर्क होता था, और आज हम वही काम टेक्नोलॉजी के द्वारा कर रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी के द्वारा काम कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है ना, तो ये समय बदल रहा है। अब समय बदल रहा है तो हमारे प्रिंसिपल्स उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बिहेवियरल बोले तो बिहेवियर भी डिजाइन टू अंडरस्टैंड एंड इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। ये हम इंसानों के जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं हमारे अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, हमारी जरूरतों के हिसाब से बनाए गए हैं। कॉज एंड इफेक्ट क्या है इसका, कि प्रेडिक्टेबल है, कि तुम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भविष्य में तुम्हारे कैसे रिजल्ट आएंगे, किस और किस बेस पे करोगे। देखो, ये बेस जरूरी है कि बेस क्या होगा, लॉजिकल बेसिस पे, क्योंकि हमको पता है कि 2+2 अगर कोई बोलेगा तो 4 ही होता है, हमको पता है। तो ये हम पहले ही प्रेडिक्ट कर देंगे, जरूरी नहीं पहले जोड़ के देखोगे, हम पहले से डिसाइड भी कर सकते हैं यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो इसकी कॉज और इफेक्ट जो है प्रेडिक्टेबल है, रिजल्ट बेस्ड ऑन लॉजिकल एक्शन के ऊपर क्या होता है उसका डिपेंड करता है। ये कंटिंजेंट होते हैं, यानी कि ये द एप्लीकेशन डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक सिचुएशन। ऐसा नहीं है कहीं भी तुम प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हो, स्पेसिफिक सिचुएशन पे ही ये एप्लीकेबल होंगे। ये उस बात पे डिपेंड होता है कि तुम क्या चीज कर रहे हो, कौन सी बात है, कहाँ इन चीजों को अप्लाई करना चाहते हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए प्लीज कमेंट करना, मुझे सब्सक्राइब भी करना, और आपकी बातों का मैं जवाब जरूर दूंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है या फिर हम इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं। सबसे पहले आता है इनसाइट्स, यानी कि प्रोवाइड मैनेजर विद प्रैक्टिकल एंड टाइम टेस्टेड नॉलेज। यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे मैनेजर्स को सारी स्किल्स उसके अंदर होती है। जब हम किसी मैनेजर को अपॉइंट करते हैं उसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज या टाइम टेस्टेड सारी नॉलेज हमारे उसमें क्या बोलते हैं, ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है कि हमारे मैनेजर को इन सब चीज़ों के बारे में पहले से पता होता है, उनकी इनसाइट्स अच्छी हो जाती है। एफिशिएंसी, यानी कि मनी, टाइम, लेबर, इन सबको अच्छे से यूज करना सीख जाते हैं। उसके बाद साइंटिफिक डिसीजंस बोलते हैं तो रिप्लेस गैस वर्क विद अ लॉजिक एंड फैक्ट। ऐसा नहीं है कि भाई हम तुक्का लगा दे, तुक्केबाजी खत्म हो जाती है। जो गैस वर्क होता है ना, तुक्केबाजी, वो खत्म हो जाती है और सारा का सारा काम लॉजिक पे आ जाता है, फैक्ट पे आ जाता है कि भाई नहीं, ये काम ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि इसका लॉजिक ये है कि हमें पता है कि 2 में अगर 2 प्लस करेंगे तो वो 4 होगा, ठीक है। ऐसे नहीं है तुक्का मार दो कि भाई नहीं 2+2 शायद 8 होगा, नहीं होगा 8, वो 4 ही होगा। लॉजिक से चलेंगे और फैक्ट से चलेंगे, ठीक है। ओके, अडेप्टेबिलिटी बोलते तो ये क्या करती है, हेल्प्स टू ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव एंड थ्राइव इन चेंजिंग वर्ल्ड, कि हम जैसे जैसे समय बदलता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करते हैं, और उसकी जो नेचर है, ये प्रिंसिपल्स है, हम उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि हम इसमें सर्वाइव कर सके, कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदल रहा है तो हम भी अपने आप को क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे इंपॉर्टेंट है, ये एनकरेज करती है हमें इथिकल प्रो सोसाइटल डिसीजन मेकिंग करने में, ठीक है। ओके, ओके, अब यहाँ से ना हमारा सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, कि हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल क्या है भाई, कौन है ये? इसने ना हमको 14 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दिए, याद रखना कौन से, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये बात याद रखना, ठीक है। कि हेनरी फ्योल ने हमको कौन से प्रिंसिपल दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दिए, और इसको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है आपको, ठीक है। इसी का ये फोकस करता है ऑन स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो इसके प्रिंसिपल्स की सारी हेडिंग, सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, एक एक पॉइंट याद होना चाहिए। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क,
इसका सबसे पहले कहना है, हेनरी फोर्ड ने बोला है कि भाई तुम एक काम करो, पहले तो काम को बांट दो। ओके सर, काम को बांट देंगे, पर कैसे बांटे? तो उसको बांटो। स्पेशलाइजेशन मेक्स पीपल मोर इफिशिएंट, यानी कि अगर तुम एक बंदे को एक ही काम दोगे तो वो उस काम में और अच्छा होगा और उसकी स्पेशलिटी उस काम में बढ़ेगी, तो उस काम को वो और अच्छी तरीके से करेगा। हो सकता है कि एक काम को ही वो करता रहे और उसके अंदर स्पीड आ जाएगी उस काम को करने में, और तो उसको उस वही काम करने में कम टाइम लगेगा और वो कम कॉस्ट भी चार्ज करेगा उस काम की। ओके, फिर बोलता है, फिर हेनरी ने बोला चलो ठीक है भाई, तुमने काम तो दे दिया, लेकिन अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होगा? तो वो बोलता है अथॉरिटी मस्ट बी बैलेंस्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा मत करो कि तुमने काम तो दे दिया भाई, ये काम तुम करना, पर उससे बोला नहीं कि भाई ये तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। अगर ये काम आपको हमने ऑथराइज किया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है कि आप उस काम को कंप्लीट करके दो, उसके लिए आप ही अकाउंटेबल हो। उसके बाद आता है डिसिप्लिन, यानी कि वो रूल जो भी तुमने बनाए हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए कंपनी के अंदर। ओके, यूनिटी ऑफ कमांड, यहाँ पे ये बोलता है, हेनरी फ्योन ने कहा है कि वन एम्प्लॉय शुड बी रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। ऐसा ना हो कि भाई एचआर ने कुछ और बोल दिया है, मैनेजर साहब ने कुछ और बोल दिया है, अब जो ये एम्प्लॉय है ये बेचारा फंस गया, ये किसकी सुने आखिर? ये तो बेचारा फंस गया। अब ये फंस गया तो कैसे काम बनेगा? नहीं बन पाएगा। तो हेनरी फ्योन ने बोला है भाई, सिर्फ बॉस बन रहे हो ना, सारे बॉस मत बनो, एक ही बॉस बन जाओ, एक बॉस बन जाओ, सबको बॉस बनने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, या ये भी हेनरी फ्योन ने बोला है। हेनरी फ्योन यहाँ पे बोलते हैं वन हैड वन प्लान, यानी कि अब तुम अलग अलग डायरेक्शन मत दो, सिर्फ एक हेड बनाओ, एक प्लान बनाओ, एवरी टीम पुलिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, मतलब अपनी अपनी अलग डायरेक्शन बनाओ और अपने अपने प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ो, तब जाके तुम सबका सेम प्लान तुम अधेर करोगे, वहां पे आके मिलोगे सेम जगह पे। फिर आता है 6.6 वाला प्रिंसिपल, क्या कहता है? 6 प्रिंसिपल कहता है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑलवेज कम बिफोर पर्सनल ग्रीड, यानी कि अगर भाई तुम कंपनी में काम कर रहे हो ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल सबसे पहले होने चाहिए। तुम अपने बाद में रखोगे और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा वो पहले करोगे। रेम्युनरेशन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अपने एम्प्लॉय को सैलरी अच्छी दोगे तो अच्छा काम करेगा, सैलरी गलत दोगे तो गलत काम करेगा। लाइक आप लोगों ने सुना होगा अभी कुछ टाइम पहले नोएडा सेक्टर 62 में सैलरी के ऊपर क्या दंगे हुए थे, क्यों हुए थे? क्योंकि उनको सैलरी अच्छी नहीं मिल रही थी। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट टॉपिक, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। इसके ऊपर डिफरेंशिएट भी आता है। कैसे? अब बैलेंस बिटवीन टॉप लेवल कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अथॉरिटी, यानी कि ऐसा ना हो सारे के सारे डिसीजन एक ही बंदा ले रहा हो और सब फॉलो करे, तो फिर बात नहीं बन पाएगी। सेंट्रलाइज होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि सब कुछ एक के ही हाथ में हो। डिसेंट्रलाइज भी होना चाहिए, पर इतना भी डिसेंट्रलाइज ना हो कि सब अपने अपने डिसीजन खुद ही ले रहे हो। तो उसको मैं बैलेंस करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारे मैनेजर साहब की है। और ये हमारी कौन कहता है? ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, एक आता है स्केलर चेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर पूरा पूरा टॉपिक बन के आता है, एज इट इज क्वेश्चन बन के आता है। अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नो ब्रेकिंग चेन, यानी कि ऐसे ही होना चाहिए जैसे स्कूलों में नहीं होता है कि सबसे पहले तुम कोई टीचर, बच्चे को दिक्कत है, वो बच्चा अपने टीचर के पास जाएगा, टीचर को लगता है कि चलो ठीक है, तो टीचर इंचार्ज के पास जाएगा। अब इंचार्ज को लगता है नहीं, दिक्कत और बड़ी है, तो वो वॉइस प्रिंसिपल के पास जाएगा। अब वॉइस प्रिंसिपल कहता है नहीं, ये मुझसे बात नहीं बनेगी, तो प्रिंसिपल के पास बैठ। तो एक चैन बन जाती है ना किसी भी काम को करने की, वो क्या होती है? स्केलर चैन होती है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्डर, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, यानी कि ऑर्डर भी सारे कैसे होने चाहिए कि सब जगह हो और सब एक जगह हो। ठीक है, इक्विटी, भाई फेयर होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए एम्प्लॉइज के बीच में। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल लॉ टर्नओवर गिव पीपल टाइम टू प्रूव देयर वर्थ। ठीक है, फिर आता है थर्ड, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल लो टर्नओवर होता है तो गिव पीपल टाइम टू इम्प्रूव देयर वर्थ, यानी कि अगर किसी को कुछ कम वो अपना लेकर आ जाता है, उसका जो भी टर्नओवर था उस टाइम का, तो क्या करना चाहिए? उसको थोड़ा टाइम दे दो कि भाई चलो ठीक है, तुम थोड़ा सा टाइम लो और अपने आप को स्टेबल कर लो। ठीक है, इनिशिएटिव, एनकरेज पीपल एम्प्लॉयज टू कम अप विद न्यू आइडियाज, एनकरेज करना चाहिए हमें अपने उनको, किनको, हाँ, मेरा मतलब है यहाँ पे इनिशिएटिव का, एनकरेज एम्प्लॉय टू कम विद न्यू आइडियाज। अगर किसी एम्प्लॉय को कोई आइडिया आ रहा है तो उसको भी यूज करो। लाइक एक एग्जांपल है, गब्बर मूवी देखी है ना, गब्बर,
उसमें वो लास्ट में पुलिस गब्बर को पकड़ने के लिए ढूंढ रही होती है और जो वो गब्बर एक वहाँ पे हवलदार होता है वो उनको आइडिया देता है और लास्ट में उनकी हेल्प भी करता है। इस तरीके से तो अगर कोई इनिशिएटिव दे रहा है तो उसको क्या करो तुम एनकरेज करो, आगे बढ़ावा दो। स्प्लिट द ग्रुप यानी कि प्रमोट टीम स्प्रिट एंड वी ओवर आई। अब ऐसे मत करना कि भाई मैं नहीं, हम कह के काम करना। ऐसा कौन बोलता है? ये है 14 प्रिंसिपल किसके? हेनरी फ्योल के। ये 14 के 14 आपको याद होने चाहिए एज इट इज, ठीक है। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल है, आपको याद होने चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर के, अब उसको हमने बोला था जनरल प्रिंसिपल का फादर था, कौन कौन थे जनरल प्रिंसिपल के फादर? हेनरी फ्योल। ये है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, याद रहेगा। ये फोकस करते हैं प्रिसाइज एंड इफिशियंसी। ये किसके ऊपर? इफिशियंसी के ऊपर फोकस करते हैं, टाइम। ओके, क्या करते हैं? इनके भी रूल है। तो इनका पहला रूल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि साइंस भाई साइंस को यूज करो। किसको यूज करो? साइंस को यूज करो, तुक्का नहीं लगाना है। डोंट गैस, गैस मत करो। किसी भी चीज को एनालाइज करो, स्टैंडर्डाइज करो, उसका बेस्ट वे ढूंढो कि कैसे वो काम हो सकता है। ओके, दूसरा इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला हार्मोनी से काम करो, नॉट डिस्कॉर्ड। किसे? कि बिल्ड रिलेशनशिप वेयर मैनेजमेंट एंड वर्कर्स ट्रस्ट ईच अदर, जिसपे कि लोग एक दूसरे पे क्या करें? ट्रस्ट कर सके। ऐसे क्या करो? रिलेशनशिप बिल्ड करो। जब रिलेशनशिप तुम्हारे बिल्ड हो जाएंगे, देखो यहाँ पे एक हार्मोनी समझो कि सबसे पहले तुमने बोला कि साइंस को यूज करो, तुक्का मत लगाओ। ठीक है, तुमने साइंस यूज करनी स्टार्ट कर दी, तुक्का बंद कर दिया, तब ये बोलते हैं कि ठीक है हार्मोनी से काम करो, ऐसे अलग अलग होके काम मत करो, ट्रस्ट करो एक दूसरे के ऊपर। ओके, जब तुम ट्रस्ट करने लगते हो तो फिर क्या होगा? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। अब सब लोग मिलके काम करो, ट्रस्ट आ गया ना तुम लोगों को एक दूसरे के ऊपर। अब जब विश्वास करते हो तो मिलके काम करो। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, यानी कि म्यूचुअल सपोर्ट करो, नॉट इंटरनल कॉम्पिटिशन। आपस में कॉम्पिटिशन मत करो। ओके, फोर्थ कहता है डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन, हर किसी की क्या करो? जब तुम लोग कंपटीशन में नहीं कर रहे हो एक दूसरे को, तो उससे एक दूसरे सबका क्या होगा? डेवलपमेंट। ट्रेन एम्प्लॉयज टू रीच देयर हाईएस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि हर कोई जितना भी एम्प्लॉय है वो हाईएस्ट एफिशिएंसी को गेन करेगा अगर उसको हम ट्रेन करें और उसकी सहन जितनी भी उसके अंदर क्षमता है उसको निकाल के लाएं। अब ये जो साइंटिफिक ये है ना टेलर साहब, इसने हमें ये तो दिए ही है, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। इसके बाद इसने हमें टेक्निक्स भी दिया कुछ। अभी टेक्निक्स कौन कौन सी है ये पढ़ते हैं। देखिए, टूल की तय पूरी ऑपरेशनल परफेक्शन की। ऑपरेशन, अच्छा एक और चीज मैं तो बता दूं कि जो हेनरी फ्योल थे, उन्होंने काम दिया है मैनेजमेंट, यानी कि किसी ऑफिस टाइप के लिए जहाँ पे काम होता है। ठीक है, अब ये जो हमारे ये है एफ.डब्ल्यू. टेलर, ये बोलते हैं ये फैक्ट्री वाले हैं, ये फैक्ट्री पे फोकस रखते हैं। इनका सारा का सारा काम ना ऑपरेशनल है, याद रखना। सारा सारा काम क्या है इनका? ऑपरेशनल है। और ये पूरा फोकस किस पे करते हैं? सॉरी 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 सॉरी, ये पूरा का पूरा काम किस पे करते हैं? ऑपरेशन पे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है इनका फंक्शनल फोरमैनशिप, यानी कि स्प्लिट द फोरमैन इनटू 8 स्पेशलिस्ट। इन जो ये हमारे फोरमैन हैं उनको क्या करो? एक स्पेशलिस्ट उसमें क्या कर दो? बांट दो। बोल दो कि 4 तो प्लानिंग करेंगे और 4 एग्जीक्यूटिव करेंगे। ठीक है, एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इनको भी डिटेल में करके आपको दिखा दूंगी कि क्या चीज कैसे है। उसके बाद उन्होंने बोला स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशन, यानी कि एलिमिनेट करो अननेसेसरी वेराइटीज या साइज या डायमेंशंस। ऐसे मत करो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, आजकल देखते हो ना कपड़ों का साइज या तो 2 आता है, 4, 6 और 8, 12 इस टाइप से आता है टूकी। तो इन्होंने ये हेनरी फॉल का ही सेम था कि भाई जो अननेसेसरी साइज होते हैं ना इनको हटाओ। ये जो अननेसेसरी तुम वैरायटी लाते हो कि 7.2, 7.3 ना, ऐसे हटाओ इस सब चीजों को। सीधा करो 1 2 नंबर, 1 4 नंबर, 1 6 नंबर। बाकी के सारे नंबरों को क्या हट करो? अरे यार क्या हो रहा है ये? बाकी के सारे नंबरों को क्या करो? यहाँ रख देती हूँ ना इसको। बाकी के सारे नंबरों को क्या करो? तुम हटा दो। ठीक है, ओके। मेथड स्टडी का यूज करो, फाइंडिंग द सिंगल बेस्ट वे टू डू द टास्क। सिंगल बेस्ट वे लेकर आओ जिससे तुम क्या करो? उन टास्क को पूरा करो। उसके बाद मोशन स्टडी, एलिमिनेट करो वेस्टफुल मूवमेंट जिसके रीचिंग, टर्निंग टू सेव एनर्जी। अब कैसे होता है, अगर एक ही आदमी 2 काम करेगा तो उसमें क्या होगा? वेस्टफुल एनर्जी यहाँ पे काम हो। तो एक साथ ही खड़े ले, ये दूसरा पास नहीं करते, एक यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, लाइक सॉरी मैं दिखाती हूँ करके, एक यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, ये इसको पास करेगा, ये इसको पास करेगा तो जल्दी हो जाएगा काम। लेकिन ये ही बंदा है, ये यहाँ जाएगा, देकर आएगा, फिर लेगा, फिर देगा कोई भी काम, तो ये एनर्जी का वेस्टफुल और कम काम होगा और इस स्पीड से ज्यादा काम होगा। ठीक है, ओके। टाइम स्टडी क्या कहती है कि मेजरिंग द टाइम स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट जॉब, कि भाई टाइम को भी देखो कि एक काम को करने में कितना टाइम लगता है। फैटिग स्टडी, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल टू मेंटेन स्टेमिना। अब लोग उनको ना भी ऐसा ना हो लगातार तुम काम दे रहे हो, अगर 8 घंटे की शिफ्ट है तो 4 4 घंटे में
आराम दो, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम 15 मिनट का दे रहे हो, 20 मिनट का दे रहे हो, आधे घंटे का दे रहे हो, पर उनको क्या करो तुम, आराम दो। डिफरेंशिएशन पीस वेज सिस्टम, पे द एफिशिएंट वर्कर मोर टू मोटिव द स्लो वंस, यानी कि पीस वेज का सिस्टम करो। ऐसे मत करो कि टाइम, अगर बोलोगे 8 घंटे के पैसे देंगे, 8 घंटे का देंगे तो लोग बैठ के जाएंगे। पीस वेज यूज करो कि अगर आप 2 पीस बनाते हो तो आपको इतने रुपए मिलेंगे, 4 पीस बनाते हो तो इतने रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वो अपना ज्यादा से ज्यादा काम कम करेगा और स्लो वन को हटा दो, जो काम आराम से कर रहे हो उनको क्या करो, हटाओ, या फिर उनको क्या करो, मोटिवेट करो। ओके, ये खत्म होता है, आज इतना ही करते हैं, और मेरे ख्याल से इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, यही है। इसके अलावा जो कुछ होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो एक बार लाइक कर देना, सब्सक्राइब एंड कमेंट। उसके अलावा सॉरी यार, ये क्या होता है मेरे साथ, सॉरी गाइस। ओके, इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी ये पीडीएफ चाहिए, अगर आपको पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो मुझे कमेंट करना, कमेंट फॉर पीडीएफ, ठीक है। और मैं आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगी, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।